हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमारी आज की क्लास अग्निवीर भारतीय थल सेना मतलब जीडी जनरल ड्यूटी। ओके, आपको कल हमने जो क्लास पढ़ाई थी जीव विज्ञान में कोशिका की, उसी का आज हम आपका मॉक टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है ना? क्या ले रहे हैं? मॉक टेस्ट। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसमें से 100% आपको क्वेश्चन परीक्षा में मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ओके, जैसा कि आपको टॉपिक पढ़ाया था उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन हमने आपके लिए है। देखिए, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? अब 4 ऑप्शन है। देखिए, कोशिका शब्द की उत्पत्ति निम्न में से कौन से शब्द से हुई है? साइटो, सेल, सेलुला या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से आंसर। निम्न में से कौन से शब्द से कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई है? साइटो नहीं, ये रॉन्ग है। साइटो क्या है? साइटो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है ना? सेल, सेल तो खुद कोशिका है। ठीक है ना? यहां लिखा कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका को इंग्लिश में सेल ही कहते हैं, शब्द से कैसे होगी? सेलुला, लैटिन भाषा का सेलुला शब्द से। ओके, राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, सेलुला शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, साइटोलॉजी में, सेल थ्योरी में, कोशिकांग में या इन सभी में? देखिए, कोशिकांग हो नहीं सकता। कोशिकांग क्या होते हैं? सेल के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सभी क्या है? कोशिकांग होते हैं, तो ये नहीं हो सकती है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। तो इसमें भी नहीं करेंगे। साइटोलॉजी में कहां करेंगे? साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन कहां किया जाता है? कौन से साइंस में? साइटोलॉजी में। ओके, क्यों? क्योंकि साइटो क्या है बच्चों? साइटो जो है कोशिका का वैज्ञानिक नाम है और साइटोलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं। ओके, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, आप क्लास में पढ़ा चुके हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है पता है? न्यूरॉन। और सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी की बात हो रही है, कौन सी है? अंडाणु। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मानव में कोशिका विभाजन सबसे कम कहां पर होता है? सबसे कम सेल डिवीजन, हमने आपको पढ़ाया था। सेल डिवीजन सबसे कम कहां पर होता है? देखिए, सबसे कम जहां चोट लग जाती है वहां जल्दी सेल डिवीजन नहीं होता है। ऐसा हमारे शरीर में कौन सा भाग है पता है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। देखिए, कहीं मस्तिष्क इसमें है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी। लिवर नहीं हो सकता। लिवर में तो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। बात हो रही है सबसे कम, कम की बात हो रही है। कम किसमें होगा? मस्तिष्क में। लिवर में सबसे ज्यादा होता है, गुर्दे में भी होता है। ठीक है ना? इन सभी में ये ऑप्शन गलत है। आंसर क्या होगा? मस्तिष्क में। ओके, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? हम लोग पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो भी जीव आते हैं वो सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। और एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब यहां देखिए, मेढक। मेढक कैसा है? बहुकोश की। मछली, ये भी बहुकोश की। ठीक है ना? जिसमें हार्ट के चैम्बर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? चाहे 2 चैम्बर हो चाहे 4 चैम्बर हो, है ना, जो हमको हार्ट में पढ़ाएंगे। सर्फ, ये सभी बहुकोश के हैं। जो हमें दिखाई दे जाते हैं वो जीव कौन से होते हैं? बहुकोश की। सर्फ हम देख सकते हैं, मछली देख सकते हैं, मेढक देख सकते हैं। अमीबा हम नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से। इसे देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं।
तो एक कोशिकीय जीव कौन से? अमीबा, इग्वलिना, पैरामीशियम, ये सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव। राइट बी आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी आपको मैंने 5 क्वेश्चन समझाए थे, क्वेश्चन उसके आगे और समझा रहे। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? सेल्स ऑफ पावर एनर्जी, मतलब शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? पावर हाउस। सेल का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहती है? शक्ति ग्रह का मतलब पावर हाउस। बताया था। ऊर्जा कहां बनती है? मैंने वो कोशिका पढ़ाई थी, उसमें बताया ऊर्जा कहां बनती है, बताइए। राइबोसोम में नहीं बनती है। लाइसोसोम, नो, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, मतलब शक्ति ग्रह। क्लियर? सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? अपारगम्य, नो। चयनित पारगम्य, ये भी नहीं होगी। पारगम्य, ये भी नहीं होगी। अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य मतलब होता है, पारगम्य मतलब होता है झिल्ली होना, झिल्ली से होना। पारगम्य का मतलब होता है आर पार दिखाई देना। और कोशिका जो झिल्ली होती है, जो आपकी अपनी प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, बिल्कुल पारगम्य नहीं होती है, अर्धपारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब होता है आर पार बिल्कुल दिखाना, ठीक है ना, देख सकते हैं। लेकिन अर्धपारगम्य का मतलब होता है हल्की हल्की छिद्र होना, हल्के हल्के छिद्र होना, मतलब हल्का हल्का आर पार दिखाई दे, उसे कहते हैं अर्धपारगम्य। ठीक है ना, ओके। अर्धपारगम्य आंसर हुआ। डीएनए कहां मौजूद होते हैं? आरएनए में, नो। न्यूक्लियस, प्लाज्मा, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में नहीं होते हैं, ओके। आपका न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक में ही बच्चों आपकी क्या होती है? डीएनए। और डीएनए में क्या होते हैं? गुणसूत्र। समझाया था, गुणसूत्र, गुणसूत्र ही क्या बनाती है? डीएनए। डीएनए कौन बनाता है? गुणसूत्र। क्लियर? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए की। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस। और ये कहां होता है? केंद्रक में। क्लियर? प्लाज्मा होगा नहीं, ठीक है ना, ये भी गलत है। तो आपके जो डीएनए कहां मौजूद होते हैं? डीएनए कहां मौजूद होते हैं? केंद्रक में। क्यों? डीएनए के कौन बने होते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की सबसे छोटी क्या होता है? जीन। सबसे स्टार्टिंग में जैसे केंद्रक में देखेंगे तो 2 भाग हो जाते हैं, एक डीएनए का, एक प्रोटीन का, ठीक है ना। तो डीएनए क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर गुणसूत्र में कौन होते हैं? जीन होते हैं। और ये बनते किसके हैं? डीएनए की। किसके बनते हैं? डीएनए की, ओके। तो डीएनए कहां होते हैं? ये सब केंद्रक में। कहां होते हैं? केंद्रक में। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक हैं। आनुवंशिक लक्षणों को कौन ले जाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करना किसका काम होता है बच्चों? जीन का। किसका होता है? जीन। बताइए, सही बना? डीएनए, नो। क्योंकि डीएनए क्या है? डीएनए से अणुसूत्र बनती है। वैसे केवल यहाँ पे जीन ना होता, अगर आंसर में जीन ना होता, अगर डीएनए दिया होता तो हम डीएनए पे टिक कर सकते थे। क्यों? डीएनए की क्या बनी होती है? अणुसूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स में क्या होती है? जीन। लेकिन डायरेक्टली जब जीन शब्द दिया है, खुद जीन ही दिया है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से जो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं वो जीन होते हैं। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक माता पिता या उनके पूर्वजों को लक्षण का ट्रांसफर करते हैं, ओके। ठीक है बच्चों। आरएनए, नो। आरएनए 70-80 प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। राइबोसोम, देखो राइबोसोम जो आपके होते हैं वो 70S और 80S के होते हैं। आरएनए अलग होता है। आरएनए होता है केवल सूचनाओं का ट्रांसफर करना, ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल सूचनाओं का ट्रांसफर करना, ठीक है ना, वो होता है आरएनए। राइबो, इसे बोले राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है। लेकिन हमारा जो आनुवंशिक लक्षणों का भाग हुआ कौन होगा? जीन, ओके बच्चों। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया में होता है? हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का मतलब होता है विषम सूत्रीय, विषम सूत्रीय, विषम सूत्रीय, विषम सूत्रीय। बच्चों विषम सूत्रीय आंसर ही नहीं होगा, क्यों? कोशिका विभाजन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है,
ये कोशिका दो भागों में टूटेगी तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, फिर दूसरे खंड से दो कोशिकाएं बनेगी, फिर इससे दो कोशिकाएं बनेगी, इससे दो बनेगी, इस तरीके से। ये बताइए किस प्रकार का सेल डिवीजन है? विषम सूत्री है? नहीं है। ये समान प्रकार की, अपने ये समान प्रकार के, मतलब समान प्रकार की कोशिकाएं बन रही तो विषम सूत्री कैसे हुआ बच्चों? समान प्रकार की कोशिकाएं बन रही है। कैसी बनी है? समान प्रकार की। पहले जैसी कोशिका थी उसी तरीके से नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है? समान सूत्री, मतलब समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सी प्रक्रिया की? समसूत्री। युग्मन होगा नहीं। युग्मन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट तो जब होता है जब भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से पहले जाइगोट बनता है, तो ये नहीं हुआ। नो। माइटोसिस, माइटोसिस माने समसूत्रण। क्या? समसूत्रण। तो आंसर यही हुआ। कौन सी प्रक्रिया? ये समसूत्री। माइटोसिस को हिंदी बोलते हैं समसूत्री। क्या बोलते हैं? समसूत्री। सभी गलत है। समसूत्री विभाजन द्वारा ऐसी प्रक्रिया समसूत्रण, समान प्रकार की कोशिकाएं बनने समसूत्री कहलाता है ना, तो समसूत्री विभाजन होगा। राइट आंसर समसूत्री विभाजन। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे उसी के और क्वेश्चन देखिए। लाल वर्णक एंथोसाइनिन निम्न में होता है। लाल वर्णक निम्न में से किसमें होता है? पहला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, गलत हो गया। रसधानी है तो रसधानी केवल पानी का स्टोर करती है, ये भी गलत है। वैक्यूल्स, भाई वैक्यूल्स ही रसधानी होता है। देखिए रसधानी हिंदी शब्द, अंग्रेजी है वैक्यूल्स, अंग्रेजी होती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसे ही हम रसधानी बोलते हैं। वैक्यूल्स अंग्रेजी शब्द है, ये और ये एक ही ऑप्शन है, रसधानी और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इंग्लिश में, हिंदी में रसधानी। तो ये भी गलत हो गया। जब ये गलत हो, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। लाल वर्णक एंथोसाइनिन किसमें उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर बच्चों? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उस समय इसका यूज होता है लाल वर्णक का। ओके, आगे कोशिका केंद्रक की खोज की थी। देखिए बच्चों कोशिका के केंद्रक की, कोशिका की नहीं, कोशिका की तो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो ये गलत हो गया। बर्चो ने एक सिद्धांत और दिया था, चौथा सा, तीन तो दिए थे स्लाइड में उन दो वैज्ञानिकों ने जर्मन के, एक और बर्चो ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, तो ये बर्चो भी गलत है। एक कोशिका के सिद्धांत में इसने एक सिद्धांत दिया था अपना, कोई नहीं, ये भी गलत है, रॉबर्ट ब्राउन होगा। सेल के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, ब्राउन की खोज सॉरी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैसे कि अभी बताया रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं, इसने तो बताया था केंद्र की खोज की थी कोशिका की। ये गलत हो गया। स्लाइडेन और थियोडोर, जर्मन के दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं थियोडोर। 1839 में कोशिका के इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना, तो आंसर होगा बी सही। बर्चो, ये गलत है। बर्चो ने इन सिद्धांत के बाद एक चौथा सिद्धांत दिया था। केवल कोशिका के सिद्धांत, जो मुख्य सिद्धांत है कोशिका के, वो 3 ही है, और 3 मुख्य सिद्धांतों को किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है ना। थियोडोर एवं स्लाइडेन ने, इन्होंने दिए थे, जर्मन के 2 वैज्ञानिकों ने मुख्य कोशिका के 3 ही सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत दिए थे। चौथा सिद्धांत बर्चो ने दिया था, लेकिन वो उसमें सम्मिलित नहीं है। ओके, एरिस्टॉटल, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है, स्लाइडेन एवं थियोडोर, जर्मन के वैज्ञानिक। जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, बहुत अच्छे से उसको समझ आता। शरीर का जो निर्माण करता है, निर्माणकारी इकाई को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक जो भी शरीर में क्रियाएं होती है वो कहाँ होती है? कोशिका में होती है। तो कौन सी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन करता है बच्चों? कहाँ होती? सॉरी, आंसर गलत है। कोशिका। शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन हुई? कोशिका। तो ठीक है, आंसर लगाइए बी, कोशिका। अंग गलत है, क्योंकि अंग का निर्माण होता है कब? कोशिकाओं के समूह से, और अंग तंत्र कब बनता है? अंगों के समूह से। अंग का निर्माण कोशिकाओं के समूह से, और तंत्र का निर्माण जो बनता है अंगों के समूह से। और केवल कोशिका जो होती है जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम। एटीपी
एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, एडेनिन ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, या ये सभी। देखिए बच्चों, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनी थी, तो कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, तो ऊर्जा हमें किस रूप में मिली थी? एटीपी के रूप में। कैसे मिली थी? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल नाम एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। देखिए एडेनोसिन ट्राइफास्फेट है कहीं? एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, टेट्रा गलत है और एडेनिन यहाँ पे लिखा है, ट्राइफास्फेट सही, यहाँ एडेनिन लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। तो क्या होगा? टेट्रा होगा नहीं, एडेनिन ट्राइफास्फेट होता है, लेकिन एडेनिन है, एडेनोसिन होता है, तो एडेनिन है, इसलिए गलत है। ये एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन नंबर सी राइट में आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए लेके आए हैं, जो भी क्वेश्चन किए उसी के आगे और भी क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा है कितनी? 65%, 70%, 60% या 80%? मैंने जब ये आपको कोशिका पढ़ाया था टॉपिक, तब आपको समझाया था कि रसधानी मतलब वैक्यूल्स में पानी का स्टोर होता है, और पानी की मनुष्य शरीर में कितनी मात्रा होती है? 65%। कितना है? 65%। आंसर लगाइए ए, 65%। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में, दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? जो डबल लेयर बताइए, कोशिका है, कोशिका ऊपर डबल लेयर होती है, ये वाली जो डबल लेयर होती है, एक ये लेयर और फिर एक डबल लेयर, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति सेल वाल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। केवल किसमें? पादप। ऑप्शन नंबर ए सही है, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं, सिंगल लेयर होती है, और पादप कोशिका में डबल लेयर होती है। डबल पहली लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, मतलब सेल वाल। ओके बच्चों। अगला, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की, सेलुलोज की, स्टार्च की, या कोशिका द्रव्य की? नहीं, कोशिका द्रव्य का आंसर इज गलत। बताइए कौन सा सही होगा? इनमें तीन में छाटिए। कोशिका द्रव्य गलत है, प्रोटीन होगा, सेलुलोज या स्टार्च। बताइए बच्चों, समझा था मैंने? जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है बच्चों? प्रोटीन से। क्लियर? और सेलुलोज से क्या बनी होती है बताइए? सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। तो याद रखना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। डिफरेंस है ये। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से, और कोशिका झिल्ली का प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, में ये ऐसे कर लेना, 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका, या दोनों में, या अमीबा में? देखिए बच्चों, अमीबा ही क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अमीबा के अंदर कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। यदि ये गलत हुआ तो प्रोकैरियोटिक भी गलत हुआ, और दोनों में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 70S और 80S के जो राइबोसोम होते हैं, 70S वाला अविकसित राइबोसोम होता है, वो अविकसित कोशिका में पाया जाता है, और 80S वाला जो सेगमेंट का राइबोसोम होता है वो हल्का भारी होता है थोड़ा सा, इसलिए वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक। तो आंसर लगाइए ए, यूकैरियोटिक कोशिका में। 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। और 70S का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें पाया जाएगा 70S वाला, और इसमें होता है 80S वाला। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए, 80S का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा का संवहन कौन करता है? जब मैंने कोशिका पढ़ाया था, समझाया था शरीर में ऊर्जा का संवहन कौन करता है? गाल्जी का है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी? देखिए रसधानी नहीं होगा, रसधानी में क्या होता है? पानी का स्टोर होता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या करते हैं? शरीर में पानी का स्टोर करते हैं, तो ये गलत हो गया। जहां पानी का स्टोर होगा वहां ऊर्जा का संवहन वो नहीं। एक ही कोशिकांग एक कार्य करता है, तो रसधानी का काम है केवल क्या? पानी का स्टोर करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा का बनाना, ऊर्जा बनाना। सेल्स ऑफ पावर, पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब ये ऊर्जा बना रहा है, संवहन नहीं कर रहा है। संवहन का मतलब होगा ट्रांसफर करना। केंद्रक ये भी नहीं होगा, केंद्रक में क्या होता है? डीएनए प्रोटीन होते हैं,
तो ये भी नहीं होगा। आंसर बचा एक, गाल्जी काय। गाल्जी काय ही होता है जो ऊर्जा ट्रांसफर का काम करता है, मतलब शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है बच्चों? गाल्जी काय। बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रांसफर का काम किसका होता है? गाल्जी काय का। गाल्जी काय ही हमारे शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफर करता है, बताता है कौन से शरीर में, कौन से अंग में शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए, वो करता है गाल्जी काय। उस ऊर्जा को संवहन या ट्रांसफर करता है। ओके बच्चों, आज के लिए जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान के सभी सेल्फ टॉपिक से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। कैसे भी अगर सेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका से आप फटाक से कर देंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास आपको फिर लेके आएंगे नए चैप्टर की। ओके, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।